आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो ईयर है नवंबर 2016 और आपके पास पेपर 31 क्वेश्चन नंबर 2। सही है बेटा। अब इसको जो आप अगर सॉल्व करने जाओगे, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? अच्छा, कैश फ्लो का थोड़ा सा बेसिक थीम समझ लो कि कैश फ्लो हमसे चाहता क्या है। कैश फ्लो की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, रियल मूवमेंट ऑफ मनी इनफ्लोज एंड मनी आउटफ्लोज। एक सवाल ये नवंबर 2016 पेपर 31 क्वेश्चन नंबर 2। द डायरेक्टर ऑफ हैंक लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स। यार आप क्या करते हो, अपनी कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं ना, आप ईयरली यानी 2 सालों को, 3 सालों को, 4 सालों को, 5 सालों को कंपेयर करते हो कि लास्ट ईयर आपका कैश फ्लो क्लोजिंग बैलेंस क्या था, अब आने वाले साल में क्या है, या आने वाले साल में क्या होगा। अब यहाँ एक कंपनी है, ये बता रही है आपके पास 2015 का डाटा दिया हुआ है और 2016 का दिया हुआ है। 000 जो है लिखने का मतलब क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यूज़ किस में, थाउजेंड्स में दी हुई है। अब थाउजेंड्स में देने का मतलब क्या हो गया, आपके पास 2 साल का कंपनी की जो बैलेंस शीट लिखी हुई है और कुछ आपके पास ये इन्फॉर्मेशंस हैं। अच्छा, कैश फ्लो का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। कैश फ्लो की अगर आप बात करते हो तो कैश फ्लो जो है किस IS को रिप्रेजेंट करता है, IS 7, जिसमें पूरा एक IS है। सही है, और बहुत इजी टॉपिक है। और कैश फ्लो क्या कहते हैं, अगर आप इसको बनाओगे तो कैश फ्लो में फॉर्मेट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है फॉर्मेट को। अब यहाँ पर आपके पास ये सवाल है, इसमें उन्होंने डायरेक्ट आपसे मांगा क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बजट। अगर आपको मेरी बात याद हो कि जब आप कैश फ्लो बनाते हो तो और कैश फ्लो और कैश बजट में क्या डिफरेंस आता है। अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो क्या करता है, इज़ बेस्ड ऑन समराइज हिस्टोरिक डाटा, मगर कैश बजट क्या है, इज़ बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइन या एक्सपेक्टेड डाटा फॉर फ्यूचर पीरियड। अगर आप इसमें एक और डिफरेंस डालना चाहो तो कैश फ्लो इज़ फॉलो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मेट, और कैश बजट इज़ नॉट फॉलो एनी फॉर्मेट, मतलब उसमें कोई भी फॉर्मेट वगैरह कोई फॉर्मेट नहीं होता। कैश फ्लो जो है एक्सटर्नल अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक जो आपके शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, और कैश बजट जो इंटरनली कंपनी के लिए बनाया जाता है। सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाओ आपके पास। अच्छा, सबसे और बड़ा डिफरेंस क्या हो जाता है, कैश फ्लोज के अंदर आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग नहीं करते हो, कैश बजट में आप कर सकते हो। सही है। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे लेते हो। अब इसका जो मैंने आपको लास्ट जो सेशन था उसमें आपको मैंने बताया भी था, फॉर्मेट भी डिस्क्राइब किया था। जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इस प्रॉफिट के आपके पास 2 नाम होते हैं। सही है। मैं आपको इधर 2 कॉलम्स यूज़ कर रहा हूँ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। आप इसको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकती हो, और इसको PBIT भी कह सकती हो। PBIT स्टैंड फॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मेरा बच्चा यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आती हो आप, तो यहाँ पर देख सकते हो द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 30,000, यानी आपके पास ये 30,000 का मेरा जो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको मैंने कहा कि आप एडजस्टमेंट कर लो। क्या कर लो, एडजस्टमेंट की हेडिंग डाल दो। डालना चाहो तो डाल लो, नहीं कोई, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। एडजस्टमेंट्स किसकी करनी है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, कि जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, हम जब सोल ट्रेडर बनाते हैं या अप्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं तो नॉन कैश एक्सपेंस जो हम क्या करते हैं, वैसे माइनस करते हैं। वो एक्सपेंस जो अभी इनकर्ड नहीं हुए हम अपने पास से रिकॉर्ड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पर क्या करना है, एड बैक करना है। और जो गेन है या जो इनकम्स हैं, जैसे कि गेन ऑन डिस्पोजल्स हो गया, इस तरह की जो हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डिक्रीज इन PFDD आ गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एड बैक हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आओ, आपके पास देख सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं
येलो कलर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 के लिए। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 12,000, यानी जो मेरे पास जो इस साल की जो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी बेटा? 12,000 थी, क्योंकि चार्ज फॉर द ईयर का वर्ड यूज़ हुआ है, और चार्ज फॉर द ईयर जो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? ऐड मैंने कहा डेप्रिसिएशन, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? कितने की डेप्रिसिएशन थी? 12,000 थी। मैं डायरेक्ट, आप सेकंड कॉलम में भी कर सकती हो, बट मैंने कहा कि मैं ये 12,000 है, सॉरी आपके पास नॉन कैश एक्सपेंस था, निकालना था, तो लेस डेप्रिसिएशन 12,000, एग्री। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट से आपके पास क्वेश्चन को बहुत थॉरली रीड करना है। ये देखो, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट, आपके पास जो ड्यूरिंग द ईयर जो नॉन करंट एसेट हैं, एक मिनट, अगर मैं इसको 2.5 पे लिया, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर नॉन करंट एसेट आपके पास कितने हैं? विद अ कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद अ कॉस्ट ऑफ 24,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000, 19,000 एंड सोल्ड एंड 8,000। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि यार ये ख़रीदा था, एक्यूमुलेटेड मतलब इसको चला लिया, और सोल्ड मतलब पैसे आ गए। तो इसमें आप फ़ायदा और नुकसान निकाल सकते हो। सर क्या हमें ये एग्जामिनर को दिखाना है वर्किंग करके? दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए क्या बना लिया है? एक डिस्पोजल अकाउंट बना लिया, जो डिस्पोजल अकाउंट आप ओ लेवल्स में भी पढ़ते हैं, एएस में भी पढ़ते हैं, जिसका एक फॉर्मेट है। तो 24,000 का मैंने क्या किया था? एसेट ख़रीदा था, मैं ख़रीदा था, मैं नाम नहीं लिख रहा। 19,000 is your depreciation, this is called accumulated depreciation, and the 8,000 is called receipt। तो आप चेक कर सकती हो कि आपको कितने का, फॉर एग्जांपल, या चेक कर सकते हो कि आपके पास कितने का आ रहा है, कौन सी साइड आपको हैवी लग रही है। मेरे ख्याल से डेबिट साइड इज़ हायर देन, तो आई थिंक 3,000 रुपये का आपके पास क्या आ रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हो? इनकम स्टेटमेंट गेन, एग्री। तो ये आपके पास 3,000 रुपये का गेन था। ये गेन किसकी वजह से आया था? तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? एक चीज़, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस से हम निकाल चुके थे, तो दोबारा इसको क्या कर दो? मैंने गलती से ब्रैकेट बना दिया था, एग्री। अब ये जो 3,000 रुपये का आपके पास गेन आया है, तो बेटा ये गेन अभी आपको मिला थोड़ी है, तो इस गेन को आपने अपनी कैश फ्लो में से क्या कर दिया? लेस। ये इस साइड आएगा ना 3,000, एक मिनट, कौन सी साइड हैवी है? ये साइड, ये साइड है। तो इसका मतलब आपका गेन कितना बन रहा है? 3,000। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? गेन ऑन डिस्पोजल। तो मैंने इसको अपने क्या कर दिया? एडजस्टमेंट्स में से इसको निकाल दिया, जो कि कितने का था? 3,000 का, एग्री। फिर उसके बाद आपके पास ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद आप चाहो तो अपने पास एक हेडिंग डाल दो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डालना चाहो तो डाल दो, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की अगर बात कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखना, कैसे इन्वेंट्रीज दी हुई हैं आपके पास। ओपनिंग कितनी थी 2015 में? 102, और कितनी हो गई? 128। मतलब 1,02,000 रुपये की इन्वेंट्री थी, अचानक वो इन्वेंट्री बढ़ गई। इसका मतलब आपने इन्वेंट्री खरीदी होगी, जब खरीदी तो उससे आपका वर्किंग कैपिटल में फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से इंक्रीज हुआ? 102 में से 128 माइनस कर दो, कितने से इंक्रीज आ रहा है बेटा? 26,000। तो इससे आपका पैसा गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल्स पे। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? ओपनिंग 118 और क्लोजिंग कितने हैं? 132।
तो इसका मतलब यहाँ पर 118 थे और अचानक 118 से 132 हो गए, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए, इंक्रीज़ हुए। इंक्रीज हो कितने से इंक्रीज़ हुए? 14,000 तो इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, सोचो। लेस लेस कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, 14,000 1,18,000 माइनस 1,32,000 कितना हो गया, 14,000 से ये। अच्छा, फिर आ जाओ ट्रेड पेबल्स पे। अगर मैं ट्रेड पेबल्स की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग कितने थे, 1,09,000, क्लोजिंग कितने, 1,02,000, तो 1,09,000 से 1,02,000 हो गए। इसका मतलब है मैं लोगों के जो क्रेडिट डेट, मैं मुझ पे लोगों का उधार था, तो मैंने लोगों को देना शुरू किया, तो उससे मेरे कैश क्या होने लगा, कम होने लगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐड लेस। हाँ लेस इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री के लिए सेम है, और ये क्या है, डिक्रीज़ है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। कितने से, 1,09,000 माइनस 1,02,000। ऐड नहीं होगा। नहीं माँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, 1,02,000 रुपये के थे, 1,09,000 रुपये के हो गए, यानी बढ़ गए ना। तो 1,02,000 से कितना हो गया, 1,09,000 हो गया। तो ये तो कम हो रहा है ना। नहीं ना, आप ये वाला साल देखोगे, सॉरी हाँ, एक मैं लाख। उल्टा बोल गया और लिख भी दिया। 1,09,000 थे ओपनिंग, और हो कितने गए, 1,02,000 कम हुए ना, डिक्रीज हुआ ना। यानी डिक्रीज होने का मतलब है जब मैंने लोगों उधारी को, कम हुई ना। तो इसका मतलब उधारी कम हुई तो मैंने पे किया होगा। हाँ। जब पे किया तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कैश फ्लो क्या होगा, कम हुआ होगा। कितने से कम हो रहा है, 7,000 7,000। एग्री। अगर इंक्रीज हो रहा होता तो हम इसका मतलब हम लोगों को पैसे ही नहीं दे रहे। यहाँ तक क्लियर। ठीक है। इन सब को सॉल्व करो, प्लस माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। 30,000 प्लस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 26,000 माइनस 14,000 और माइनस 7,000, तो विच इज़ कॉल्ड कैश जनरेटेड, -8,000 यानी माइनस 8,000 मेरा क्या हो गया, कैश जनरेट हो गया। नेगेटिव में मैं चला गया। इसका मतलब मेरी जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ऑपरेशन ही जब मेरा अच्छा नहीं है तो इसका मतलब मैं तो अलार्मिंग सिचुएशन है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेस। चेक करो सवाल में अगर इंटरेस्ट, या ये देखो इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर लिखा हुआ है, कितना पेड फॉर द ईयर, इसका मतलब है कि मैं सालाना इंटरेस्ट दे चुका हूँ, वो जो कि कितना है, 9,000। समटाइम्स ऊपर इंटरेस्ट के लिए वर्किंग होती है कि अदर पेबल्स दिया होगा जिससे हम टी अकाउंट बना के निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट हमने कितना मैंने पे कर दिया है, 9,000। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ चाहो तो। अभी मैं यहाँ क्या करूँ, वैसे माइनस होता है, मैं इधर नहीं लिख रहा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट पेड हो गया, और हम क्या देखेंगे इंटरेस्ट पेड के बाद कोई टैक्स वैक्स कोई चीज़ हो, सही है। तो टैक्स पेड, टैक्स पेड का बच्चा क्या हो गया बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पर देखो टैक्स चार्ज कितना है, 20,000, मगर मुझे चार्ज तो नहीं निकालना ना। तो मुझे इसके लिए मैं आपको क्या बोलूँगा, मैंने अगर बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार यू कैन ड्रॉ एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट, पाप वाला अकाउंट, और इनकम के लिए कौन सा वाला अकाउंट, आपा वाला अकाउंट। तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। टैक्स एक एक्सपेंस है, यू कैन यूज़ पाप, ओके। पाप स्टैंड फॉर प्रीपेड ओपनिंग, अक्रूड क्लोजिंग, प्रीपेड। तो ये 4 कोने लिख लो आप, एग्री। अच्छा, टैक्स जब पे करोगे तो आपका एसेट क्या होगा, कैश क्या होगा, कैश या बैंक कम होगा, तो एंट्री क्या बन गई, टैक्स डेबिट और कैश और बैंक। तो यहाँ पर अगर आपके पास होगा तो कैश या जो भी बैंक से जो भी होगा वो इधर आ जाएगा, एग्री। तो इधर देख सकती हैं आप, अदर पेबल टैक्सेशन का दिया हुआ है, ओपनिंग कितना दिया हुआ है 18, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 20। तो इसका मतलब प्रीपेड कुछ भी नहीं है। आपने पे कितना कर दिया, टैक्सेशन चार्ज मतलब I/S गिवन है, चार्ज कितना है 20,000। तो ये कितना हो गया आपके पास 38 में से 20 निकाल दो, कितना बच जाएगा 18। तो 18 यानी मेरा क्या होगा, टैक्स कितना मेरा क्या होगा 18,000, एग्री। 9,000 प्लस 18,000
तो टोटल 27 कितना हो गया 27,000 हो गया नेगेटिव में। तो मेरा बच्चा कि कैश जनरेटेड भी माइनस में है और ये और माइनस में आ गया, तो टोटल आपके पास जो आंसर होगा, जिसको आप क्या कह रहे हो, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी जो मेरे ऑपरेशंस है ना वो इतने काबिल नहीं है जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, नहीं सॉरी इसको कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे -8,000 -27,000 टोटल कितना हो जाएगा आपके पास माइनस। 35 तो इसका मतलब नेट कैश कितना फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये निकल गया आपके पास। अब इसके बाद थोड़ा सा फर्दर चलते हैं आगे। ऑपरेटिंग के बाद क्या आता है, इन्वेस्टिंग आता है, फाइनेंसिंग आता है। इन्वेस्टिंग। आपने अगर गलती से फाइनेंसिंग लिख दिया तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। हाँ, क्यों काटेगा, क्योंकि कैश फ्लो इज स्ट्रिक्टली फॉलो फॉर्मेट। तो सब ऑपरेशंस आ गए जो मैंने, अब आपने क्या हेडिंग डालनी है। अच्छा, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर हैंक लिमिटेड और इन अकॉर्डेंस विद IS 7, जो IS 7 ने हमें बताया है हमें उससे बताना है। तो अपने हेडिंग क्या डाल दोगी आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि यार हमारी जो कंपनी है उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है। तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा क्या आता है, परचेज़ आ गया, कोई सेल आ गया, कोई अदर तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ गई, ये सारी चीज़ें बेसिकली आती हैं। अब इधर आओ ज़रा, ये जितना आसान लग रहा है, अब इसमें डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है, अक्रूवल प्रीपेड भी इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें हैं। इधर आओ, यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू दी हुई है, सही है। अब आपको जो निकालना है, यानी कितना आपने एसेट परचेज किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोला प्रोसीड, पहले तो ये देख लो ना, एक इजी कर लेते हैं, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट सेल हुआ था, कितने का हुआ था, जिसके पैसे हमें रिसीव हुए थे 24,000। हाँ, 24,000 का ख़रीदा था, 19,000 की एक्यूमुलेट थी। जब बेचने लगे रिसीट कितनी आई, तो इसका मतलब हमारा पास पैसा आया ना। अब कोई एसेट आपने परचेज भी तो किया होगा, अब आपको पता ही नहीं है कितने का किया है, सही है बेटा। तो उसके लिए अब यहाँ दोनों एसेट्स की नेट बुक वैल्यू है। तो मैं बोलता हूँ कि यार आप जल्दी ना करो, आप एक नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बना लो। तो नेट बुक वैल्यू का अकाउंट थोड़ा सा रिजेम्बलेंस रखता है, थोड़ा सा मैच करता है किसके साथ मैं यहाँ बना रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। मैंने कहा नॉन करंट एसेट NBV अकाउंट, NBV स्टैंड फॉर नेट बुक वैल्यू, जिसमें BD लिख दिया, जिसमें मैंने CD लिख दिया, एग्री। अच्छा, जिसमें मैंने कोई अगर एडिशन हुआ है, यानी कोई मेरे पास नया एसेट आया तो वो लिख दिया। अच्छा, इसका मतलब I/S कोई जो इनकम स्टेटमेंट अगर मेरे पास चार्ज आई है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू, एग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर BD कितना था स्टार्ट का। अच्छा, यहाँ देख लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग एक्टिविटी है। 2015 इधर है, ये 2016 है। तो दिस इज़ योर ओपनिंग एंड दिस इज़ योर क्लोजिंग। तो ये गलती मत करिएगा, इसमें गलती के चांसेस बहुत हो सकते हैं। जल्दी जल्दी में पेपर का टेंशन भी थोड़ा सा होगा आपके ऊपर। तो BD कितना दिया हुआ है 224 और CD कितना दिया हुआ है 259, हो गया। एडिशन मतलब कोई नया एसेट आपने ख़रीदा है, वो तो खैर अभी हमें पता ही नहीं चलेगा। I/S डेप्रिसिएशन कितनी हो गई थी 12,000 जो क्वेश्चन में गिवन थी, एग्री। डिस्पोजल का मतलब हो गया 24 का ख़रीदा था, चला एक्यूमुलेटेड कितनी हो गई, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देता हूँ 24 - 19 करिए ज़रा कितना आ रहा है 24 - 19।
24 माइनस 19, 24 में से 19 माइनस कर दें, डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो कौन सी साइड हैवी है आपके पास, डेबिट या क्रेडिट? तो आप इनका टोटल करो, 259 प्लस 12 प्लस 5 कितना हो गया? 276। 276 में से 224 माइनस करो तो एडिशन की क्या वैल्यू आ गई? तो क्या चाहिए था आपको? यही चाहिए था। इसका मतलब इतने रुपए का आपने क्या किया है? एसेट खरीदा है। यानी परचेज का मतलब आपके पास से पैसे गए होंगे, कितने गए? 52,000। और तो कोई मुझे इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही। प्लस 8,000 माइनस 52,000 कितना आ रहा है आपके पास? तो इसका मतलब जो इन्वेस्टिंग है ना वो भी आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये हैंक लिमिटेड है इतना, ये क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्रॉम, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये वाला, ये नीचे वाला। सॉरी, तो आपके पास यह कितना बन रहा है अपना? 44 बन रहा है ना? तो अभी आप इसको नहीं यूज़ करो, छोड़ दो, बस इसी को लिख दो ना, क्योंकि यही है ना नेट कैश। अभी टोटल पे मत जाओ। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एग्री? मैं इस लाइन को, इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये ऑपरेशंस का नेट है, ये किसका नेट है? कैश इन्वेस्टिंग का। तीसरी हेडिंग क्या आती है? फाइनेंसिंग। दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई शेयर्स इशू किए, कहीं फाइनेंस किया था, कहीं आपने क्या किया था कि फॉर एग्जांपल कि कोई पैसा कहीं लगाया था या कहीं डिविडेंड्स वगैरह या जो भी है, तो इसमें आपके पास या कोई शेयर्स आ गए, कहीं से आपने बोरो किया है किसी से इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन दी फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर देखो, 1,80,000 रुपये के मेरे क्या है? 1,80,000 रुपये का मेरा शेयर कैपिटल है, सही है। अचानक वो 2,10,000 रुपये का हो गया, तो इसका मतलब आपने प्रीमियम पे उसको बेचा होगा, जो भी है इंक्रीज हुआ, मगर नीचे प्रीमियम का वर्ड भी यूज़ हो रहा है। प्रीमियम का ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इसको साथ लिखना चाहो तो साथ लिख लो, बट मेरी सजेशन है कि आप अलग लिख लो। तो मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी शेयर इशूड या शेयर कैपिटल, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, या रिसीट्स फ्रॉम शेयर कर सकते हो, जो भी है। कितनी वैल्यू थी आपके पास? 1,80 से 2,10 ना, तो 1,80, तो कितने का इम्पैक्ट इंक्रीज कितने का आ रहा है? 30 का आ रहा है। और फिर आपके पास नीचे जो शेयर प्रीमियम था, वो जाहिर सी बात है फ़ायदे, आपने जो कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए होंगे या जो फाइनेंस किया होगा, तो उस पर 15,000 रुपये का हमें क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है। 30 और 15 कितना हो गया? 45 हो गया। चाहते तो आप इसको 45 लिख सकते थे, बट सेपरेट होने का मतलब आगे जब बोनस इशू आएगा, ये आएगा, तो आपको ये पता हो चीज़ें, आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या चीज़ हो सकती है? ये देखो, आपके पास नहीं, ये तो एक तरह से प्रॉफिट है ना आपका बेटा। आपके पास लोन कितना था? 20,000 का, अचानक 42 हो गया, इसका मतलब हैंक ने कर्जा भी लिया है, तो ये लोन आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या हो गया? ऐड, यहाँ आप लिख लो ऐड ताकि याद रहे, यहाँ लिख लो लेस, यहाँ लिख लो ऐड, और यहाँ लिख लो लेस। तो लेस क्या कर, सॉरी, इंक्रीज हुआ है ना लोन, तो आपके पास क्या आया होगा? पैसे आए होंगे, किस फॉर्म में आए, किसकी वजह से आए? लोन की वजह से आए। तो इंक्रीज इन लोन कितना है? 20 से 42, तो कितना हो गया? 22 से मेरे पास क्या आ गया? कैश आ गया। एग्री?
फिर इसके बाद आपने कोई डिविडेंड वगैरह कुछ पे किया होगा अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड पेड कितना है, सवाल में ही दिया हुआ है, कितना 25,000। बट ये जो डिविडेंड है 30,000 रुपये का, ये प्रोपोज्ड है। Propose तो होता है, प्रोपोज्ड कहने वाला। जैसे कंपनी जस्ट लाइक कि आपको यार लॉलीपॉप दे रही है, सही है ना वो, मगर उस जाहिर सी बात है उसने अनाउंस किया है तो उसको आज नहीं तो कल तो देना है, वरना उसकी गुडविल ख़राब हो सकती है, शेयर होल्डर्स उस पर फिर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो 25,000 ये डिविडेंड की फॉर्म में आ गए। अब इन सबको ज़रा सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 30 + 15 + 22 - 25। 30 + 15 - 22 - 25 42,000। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ना Positive. थोड़ी सी बेहतर है। तो ये क्या आ गया, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कितना आ रहा है, 42,000 पॉजिटिव। Positive. तो मैं यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। एग्री। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी जो हैंक जो है ना, कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, उसकी जो कैश फ्लो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब है। अब इसमें क्या करना है, ऑपरेशंस आप अपने कैलकुलेटर पर उठाओ, -35,000 -44,000 बेटा, और +42,000 -37,000. -37 क्या Negative. नेगेटिव में, तो उसको आप कुछ ना कुछ तो कहोगे ना। यहाँ मेरे पास जगह ख़त्म है तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, नेट चेंज या नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज, नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। कितना आया है, 37,000 नेगेटिव। Yes. एग्री। तो यार ये अच्छी अलामत तो नहीं है, इसका मतलब ना मैं कुछ सोच सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी लिक्विडिटी इतनी अच्छी ही नहीं है, ना मैं अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे कर सकता हूँ, ना मैं कोई फ्यूचर में नॉन करंट एसेट्स बाय कर सकता हूँ, ना मैं किसी को डिविडेंड सही टाइम पे दे सकता हूँ। तो इसका मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है। मगर ये देखना पड़ेगा कि मेरा ओपनिंग कैश जो था, ओपनिंग कैश इन हैंड था या कैश इक्विवेलेंट था, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो ओपनिंग था ना वो कितना था, 14,000। तो ये भी इस काबिल नहीं है कि मेरा जो ये नेट चेंज आया है इसको पॉजिटिव कर दे। मगर क्लोजिंग जो 2016 डैश डला हुआ है, तो उसका मतलब मुझे नीचे आना पड़ेगा, अभी नहीं आए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड, ये पॉजिटिव था ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 14,000। तो -37 और +47, तो नेट आपके पास क्या आ गया, -23. क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, कितना कह रहे हो, -23,000। तो आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है, 23,000, और आपका आंसर आया क्या है। 23. तो इसका मतलब आपने जो पूरा जो क्वेश्चन जो कैश फ्लो का किया है ना वो सही है। अच्छा, कैश फ्लो दिखने में बहुत आसान लगता है, मगर कैश फ्लो की कुछ वर्किंग है, वो आपसे वर्किंग में वो आपको कहाँ टफ टाइम दे सकता है, डेप्रिसिएशन में दे सकता है, वो आपको अक्रूवल्स एंड आपने कोई अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट मिस कर दिया, तो ये सब चीज़ हो सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, explain the reference to the statement of cash flow whether Hank Limited has a strong or a weak cash position. एक्सप्लेन करना है, आप रेफरेंस देना है, रेफरेंस मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देना है। तो इसका मतलब अगर आप अपना रेफरेंस इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप ऑपरेशंस को देख लो, आप इन्वेस्टिंग को देख लो, आप फाइनेंसिंग को देख लो। मतलब आप जब आपका ऑपरेशन ही कमा के नहीं दे रहा तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो इसका मतलब आपका तो पूरा वर्किंग कैपिटल ही हिला हुआ है। वर्किंग कैपिटल मतलब ना आपके कस्टमर आपको टाइम पे दे रहे हैं, ना आप टाइम पे कर रहे हो, और ना आपकी इन्वेंट्री सही बिक रही है। तो कहीं ना कहीं तो आपका फॉल्ट है ना। जब आपके पास ऑपरेशन से पैसा नहीं आएगा तो आप फ्यूचर में नॉन करंट एसेट्स खरीदने होंगे, एक्सपेंड करना होगा, तो क्या करोगे, अपने पुराने एसेट्स ही बेचोगे ना।
फिर इसके बाद फाइनेंसिंग में प्रॉपर कहीं फाइनेंसिंग भी नहीं, फाइनेंसिंग का भी कोई इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं आ रहा कि कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। आपने फिर भी कितना था 20,000 का कर्जा था और ले लिया आपने, और लिया तो 22,000 रुपये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया लोन। बेशक आपको वक्ती तौर पे पैसे आ गए मगर आपके ऊपर इंटरेस्ट देने का बोझ भी तो लग गया ना। फिर बोल रहा है प्रिपेयर अ समराइज स्केजुअल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट ये डेप्रिसिएशन में जो स्केजुअल है आ गया, हालांकि डेप्रिसिएशन घुसा दिया 5 मार्क्स का। अब डेप्रिसिएशन का स्केजुअल याद है आपको जो हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, जो जैसे फॉर एग्जांपल जब स्केजुअल की बात आती है बच्चे भूले हुए होते हैं, तो मैं बच्चों को कहता हूँ आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करना कि जो एसेट अकाउंट है और जो प्रोविज़न अकाउंट है उसको दिमाग में रखना और उससे स्केजुअल ड्रॉ कर लेना। एसेट अकाउंट में क्या है, बीडी, एडिशन, डिस्पोजल की कॉस्ट और सीडी, इसको आप वर्टिकल फॉर्म में लिख देना। फिर नीचे डेप्रिसिएशन की हेडिंग डाल देना। और डेप्रिसिएशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन की ओपनिंग वैल्यू प्लस जो एडिशन होगी, जो इस साल की डेप्रिसिएशन आई होगी, माइनस डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, तो सीडी आ जाएगा। दोनों के आखिरी क्लोजिंग्स आ जाएंगे, उनका डिफरेंस निकाल लोगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगा। इसको स्केजुअल कहते हैं। ये आपके पास एक